नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज के विशेष मेहमान हमारे शिक्षक दिवस की श्रृंखला की उपस्थित हैं श्रीमती राजेंद्री कन्याल मैडम, जो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नारायण नगर में बतौर शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हैं। और आप प्राथमिक शिक्षा, जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में आपका बहुत लंबा शिक्षक का अनुभव रहा है। साथ ही साथ आप 2017 में उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए और सामाजिक क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। तो मैम, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ शिक्षा का दौर भी देखा है, उसमें आप रही हैं। जूनियर में भी आपने काम किया है और अभी माध्यमिक में आप काम कर रही हैं। तो आपको कितनी चुनौतियां लगती हैं? प्राथमिक स्तर पर क्या चुनौतियां रहती हैं या माध्यमिक स्तर पर कितनी चुनौतियां हैं, या क्या अंतर देखती हैं बच्चों को सीखने सिखाने में कि प्राथमिक पर क्या और माध्यमिक में कितना अंतर है? हाँ, थैंक यू सर। सबसे पहले सर मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इसके लिए योग्य समझा, आपने मुझे इसके लिए चुना। सर मेरी बहुत लंबी सेवा बेसिक में रही है। 1992 में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था बेसिक में और 2007 में मैं जूनियर में गई। सबसे ज़्यादा चुनौती इन तीनों विद्यालयों में, तीनों स्तरों में सबसे ज़्यादा चुनौती बेसिक के शिक्षक के साथ होती है। ये मेरा हमेशा मानना है। कारण ये होता है सर कि देखिए, वहाँ पे टीचर को पढ़ाना तो है ही, सब्जेक्ट सारे ही हैं, बच्चे चाहे कम हैं या ज़्यादा हैं, उसके अतिरिक्त भी उसके पास इतना काम का बोझ होता है। चौकीदार भी वो खुद है, घंटी भी उसको खुद लगवानी है, मध्याह्न भोजन भी उसको देखना है और बच्चे की देखरेख भी उसको करनी है। विद्यालय आने से लेके प्रार्थना सभा से छुट्टी तक जितने भी कार्य होते हैं उसको 1 या 2 स्टाफ जितना वहाँ पे होता है पूरा उनको संचालित करना होता है। जूनियर स्तर में 3 ही कक्षाएँ होती हैं, बच्चे भी थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा चुनौतियाँ कम हो जाती हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि माध्यमिक स्तर पे क्योंकि वहाँ पे सारी अगर विद्यालय में सुविधाएं हों, 4th क्लास वहाँ पे होता है, ऑफिस स्टाफ होता है, शिक्षक का पूरा ध्यान अपने विषय पर ही होता है, अपने विषय को ही वो फोकस करता है। अगर वो चाहे तो बहुत कुछ वहाँ पे कर सकता है माध्यमिक स्तर पे, ये मेरा मानना है। लेकिन छोटे बच्चों के साथ पढ़ाने में जो आनंद आता है सर, उनके साथ जो हम खेल खेल में जो शिक्षा करते हैं, वहाँ पे जो हम बच्चे को सिखाते हैं, वो भी एक बहुत अलग ही अनुभव होता है, बहुत आनंददायी वो मुझे लगता था। और तीनों स्तरों में अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जी बिल्कुल। जानना चाहते हैं कि आप किन किन क्षेत्रों में आपने काम किया, क्या नवाचारी ऐसे मतलब काम किए या ऐसे सामाजिक कौन से काम रहे आपके जिसके लिए आपको इस पुरस्कार के लिए चुना गया? जी सर, इसके लिए भी मैं कहना चाहूँगी, जब मैं बेसिक पे ही थी तो मेरे साथ एक बार यहाँ पे हमारा तब उत्तर प्रदेश हुआ करता था, डाइट में पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक यहाँ पे आए हुए थे और वहाँ के जो निदेशक महोदय थे वो मेरे विद्यालय में देवसुना में निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने वहाँ पे जो काम देखा तो उनको काफ़ी पसंद आया, अच्छा लगा। और उस वर्ष जो रुचिपूर्ण शिक्षा की कक्षा 2 की जो पाठ्य पुस्तक बनी थी पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें देवसुना के बच्चों का फोटो कवर पेज में वहाँ पे वो ही सड़ा हुआ है अभी तक भी। अच्छा। और उसके बाद मैं वहाँ पे क्या हुआ था कि अन्य जो मेरे साथी शिक्षक थे वो सर के ऊपर दबाव बनाने लगे। जोशी जी हमारे यहाँ पे जो ABSA सर हैं कि मैम को आप राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित कीजिए, इनको मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर हंसते थे, कहते थे अभी इनको 5-7 ही साल हो रहे हैं, 10 साल तो होने दीजिए, ऐसी शायद कुछ बाध्यता उसमें होती थी। उसके बाद सर कभी इस ओर ध्यान गया भी नहीं, मैं अपने तरीके से शिक्षण करते रही। और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, अगर जिस पेशे से हम जुड़े हैं तो वहाँ पर तो जितना हमसे संभव हो सकता है हमको हर शिक्षक करता भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा परिवार पाल रहा है, अच्छा खासा वेतन हमको मिलता है। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे नारायण नगर में काम कर रही थी सर, 2016 की बात थी, तो मुख्य शिक्षा अधिकारी हमारे यहाँ आए थे। मैं कक्षा 8th में पढ़ा रही थी। मैंने बच्चों को श्यामपट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी संसार के नक्शे में कि इनको ढूंढो, और बच्चे ढूंढ रहे थे उनको, अपने एटलस उनको दे रखी थी मैंने। तो सर ने सीधे उनसे ही क्वेश्चन किया कि बच्चों जो चीजें श्यामपट में लिखी हैं संसार के नक्शे में, क्या आप इनको सब जानते हैं, आप बता लेंगे इनको? बच्चे बहुत जोर से चिल्लाए, यस सर। तो सर ने उनसे बहुत सारी चीजें पूछी तो बच्चों ने लगभग सारी बता दी। सर ने मेरे से कुछ नहीं कहा, ऑफिस में जाके जो हमारे उस वक्त प्रिंसिपल थे भट्ट सर,
उनसे बोला कि आज के समय में तो मानचित्र, एटलस, ये तो सब गायब ही हो गए हमारे विद्यालयों से। जब हम पढ़ते थे तो सारा हम इनका प्रयोग करते थे कक्षा में, अब तो ये लगभग गायब हो चुके हैं। और आपकी मैम बच्चों से भी कहा उन्होंने कि ये बहुत अच्छा इन्होंने वर्क कर रखा है कि सारे बच्चों को एटलस दिला रखे हैं और मानचित्र का ये बहुत अच्छा अभ्यास करा रही है, और सोशल साइंस में ये बहुत आवश्यक भी है। और सर से वो जीत करके कहने लगे कि आप मैम को पुरस्कार के लिए भरवाइए। फिर उनके जाने के बाद सर ने मेरे से कहा कि मैम जब अधिकारी खुद आके कह रहा है तो आप इसको भरिए इस साल। तो सर मैंने भरा, फॉर्म भरा उस साल, और भगवान की दया से मुझे मिल गया है। वैसे तो मैं मानती हूँ सर पुरस्कार के रूप में ये हमको थोड़ा वो जरूर करता है, प्रोत्साहन देता है आगे बढ़ने के लिए। और लेकिन पुरस्कार के रूप में मैं तो ये मानती हूँ कि हर शिक्षक जो काम करता है तो वो उसका पुरस्कार है। वेतन के रूप में उसको बहुत अच्छा वेतन हमको आज मिलता है, और वो फलीभूत भी होगा अगर हम मेहनत से काम करेंगे। तो ये हमारा अपना लक्ष्य ही है, हमको पढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। पुरस्कार मिलना न मिलना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें एक तो क्या होता है कि सर काम करने वाले टीचर को वैसे तो देखा जाए तो ऊपर से देखना चाहिए, हमको खुद अपने को शो करना होता है कि मैंने ये काम किए। वो शायद बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग मैंने भरा, ये किया, अधिकारी ने कहा तो मैंने भरा और मुझे मिला भी सर। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैम शिक्षा के साथ साथ आपने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में आपने बच्चों के लिए और समाज के लिए बहुत सारे विशेष काम किए हैं। जरा हमारे शिक्षकों के सम्मुख और अन्य लोगों के सम्मुख की थोड़ा जानकारी हम चाहेंगे कि आप उन क्षेत्रों में जहां आपने काम कर रहे हैं और जहां आप स्कॉलरशिप कुछ देती हैं, हमने सुना है, तो उसका जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करेंगे। सर मेरा ये मानना है कि जितना हम लोग कमाते हैं अगर उसका थोड़ा सा कुछ प्रतिशत अगर बच्चों की भलाई में, कुछ बच्चों को इसकी नीड भी होती है, बहुत आवश्यकता भी होती है, तो उनको थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए मैंने प्रयास किया कि मेरा अपना मायका ही हाट गांव में पड़ता है। तो यहाँ पे एक विद्यासागर पब्लिक स्कूल चलता था। तो मेरे पापा 1971 के युद्ध में शहीद हुए हैं, तो उनके नाम से मैंने वहाँ पे एक स्कॉलरशिप शुरू की थी। तब मम्मी थी हमारी, तो वहाँ के जो टॉपर 3 बच्चे होते हैं 1,000 रुपया उनको वहाँ पे दिया जाता है। और वही फिर मैंने अपने हस्बैंड के नाम से किरौली जूनियर हाई स्कूल है एक, वहाँ पे भी मैंने ये शुरू करवा रखा है कुछ वर्षों से। वहाँ पे भी टॉपर जो 3 बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को 1,000 रुपया वहाँ पे भी हर साल दिया जाता है। और अपने विद्यालय में मैं कोशिश करती हूँ, मैंने बच्चों से भी कह रखा है कि SST में जितने बच्चों के 80 से अधिक अंक आएंगे तो हर बच्चे को 500-500 रुपया, और 90 से अधिक अंक जो बच्चा लाएगा तो 1,000 रुपया मैं हर साल देती हूँ। इसके अलावा मैं ग्रुप निर्माण करती हूँ, हर कक्षा में ग्रुप में ही मैं उनका साल भर वर्क करवाती हूँ। और उसका एक चार्ट बना होता है हमारा, जितनी गतिविधियाँ क्लासरूम में शिक्षण से लेके अन्य गतिविधियाँ जो होती हैं उन सबको मैं वहाँ पे अंक देते रहती हूँ वर्ष भर। उसके बाद साल के लास्ट में उनका टोटल किया जाता है, जितने अंक उनको मिलते हैं, जिस ग्रुप को फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है, तो उनको भी पुरस्कार में अपने स्तर से देने की कोशिश करती हूँ पूरे ग्रुप के हर बच्चे को। इसके अलावा 1-2 साल से मैंने एक सामान्य ज्ञान वाला भी स्टार्ट कर रखा है। 7, 8, 9, 10 के बच्चों को सबको एक साथ वर्ष भर में सामान्य ज्ञान लिखाती हूँ। 1000 से अधिक प्रश्न अभी मेरे बच्चे लिख चुके हैं। अच्छा। अब जब हाफ ईयरली एग्जाम के बाद का जो समय होता है सर हमारे पास, वहाँ पे काफ़ी समय मिल जाता है, तो उस समय का सदुपयोग मैं इसी में करती हूँ। 10-15 दिन बच्चों को बैठाती हूँ अलग अलग ग्रुप में, और उनको अपनी अपनी कॉपी से वो सामान्य ज्ञान जो उन्होंने लिखा होता है उसको याद करने के लिए कहती हूँ। उसके बाद एक पेपर बनाने के बाद उनका परीक्षण करते हैं, और जो बच्चा टॉपर 3 निकलते हैं उनको भी मैं अपने स्तर से पुरस्कार देने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही हाट गाँव में एक मंदिर है, वहाँ पे भी एक धर्मशाला मैंने बनाई। यहाँ पे GGIC स्कूल मेरे घर के एकदम नज़दीक में है। मुझे लगा कि इस स्कूल में चारदीवारी भी नहीं है और चारों ओर से खुला था, सब लोग आके जानवर वगैरह भी नुकसान करते थे, तो यहाँ पर भी मैंने वहाँ के प्रिंसिपल से बात करके एक गेट के बाहर का जो मेन गेट है वो भी मैंने बनवाने की वहाँ पे कोशिश की। इस तरह से बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा सा प्रयास करती हूँ कि कुछ समाज के लिए भी कर पाऊँ। नहीं, जितने भी काम आपने कर रखे हैं वो बच्चों को और समाज को प्रेरित करने वाले हैं। पुरस्कार तो पुरस्कार अलग चीज है, लेकिन बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है और वो अच्छे करने की सीख रहा है, तो वो सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चे के लिए। तो आज जो भी गतिविधियां आपने संचालित कर रखी हैं और जो कर रही हैं वर्तमान में, ये हम सब शिक्षकों के लिए एक उजाला दिखाने का काम करेगा मेरे हिसाब से सर। निश्चित धन्यवाद सर, ये प्रेरणादायी काम तो है। तो एक
प्रश्न ये है कि आप कक्षा में जो कुछ नवाचारी गतिविधियां करती हैं या बच्चों के लिए थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा सा उसको बताइए कि किस प्रकार से आप क्या TLM निर्माण है या कुछ ऐसी चीज़ें आपने करी होंगी, थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, कुछ चीज़ें तो अभी मैंने जैसे बताया कि ये मेरा मैंने जब डाइट में हम लोग प्रशिक्षण लेते थे तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि जब टीचर लोग कोई काम दिया जाता था तो बड़ा उनको भार स्वरूप महसूस होता था कि कैसे करें, ये काम नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे जब ग्रुप बनाए जाते थे उसके अंदर जब काम दिया जाता था तो बड़ी सरलता से वो काम हो जाता था। उसके अंदर जिस टीचर में जो योग्यता होती थी वो सब निखर के आती थी बाहर। तो मैंने सोचा कि इसका उपयोग हम अपने विद्यालय में भी क्यों न करें। तो कम से कम 10-12 साल से रेगुलर मेरे यहाँ पे ग्रुप बन रहे हैं। हर क्लास में मैं ग्रुप बनाती हूँ, 3 या 4 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं। उसमें एक बच्चा जो तेज है और 1-2 बच्चे उसके साथ कमजोर, ताकि उन बच्चों को ये रहता है कि साल भर उनके दिमाग में भले ही छोटा सा उनको पुरस्कार मिलता है लेकिन उनको लगता है कि हमारे ग्रुप को फर्स्ट निकालना। तो अपने साथी को भी मेरे से ज्यादा वो सहयोग ग्रुप लीडर करता है और बार बार पूछता है कि आपका काम पूरा क्यों नहीं है, हमको नंबर कम हो जाएंगे, आपने ये लर्न क्यों नहीं किया, हमारे नंबर कम हो जाएंगे। तो ये मेरे को बहुत बड़ा सहयोग देते हैं ये ग्रुप। इसके अलावा मैंने वहाँ पे एक सामाजिक विज्ञान कक्ष का निर्माण कर रखा है। मुझे लगा कि सामाजिक विज्ञान के लिए अगर अलग से कमरा होगा तो मैं अपने प्रिंसिपल सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये कक्ष उपलब्ध कराया। तो वहाँ पे मैंने बच्चों के द्वारा बनी जितनी चीज़ें हैं वो सारी उस कमरे में सजा रखी हैं। सोशल साइंस से संबंधित ग्लोब वगैरह, मॉडल हैं, चार्ट हैं। बच्चे अपने बड़े भाई बहनों के या उनके द्वारा बने हुए जब उस कार्य को देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं और उस रूम में बैठने में उनको बड़ा आनंद आता है। कोई भी अधिकारी या कोई भी आता तो SST रूम को जरूर देखता है और उनको अच्छा लगता है। अच्छा जी। इसके अलावा मैं बच्चों को मैप वर्क पे विशेष ध्यान देती हूँ सर। मैंने वहाँ पे ऐसे मैप बना रखे हैं जिनमें राज्य के नाम नहीं लिख रखे हैं या संसार के देशों के नाम नहीं है। तो पहले बच्चा लर्न करता है ग्रुप में, उनको मैं छोटे छोटे मैप दे देती हूँ, एटलस दे देती हूँ, लर्न करता है। उसके बाद फिर उस चार्ट में उनसे पूछवाती हूँ कि बेटा ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा राज्य है, और जिस बच्चे ने पूरे बता दिए तो उसको भी वहाँ पे पुरस्कार कुछ दिया जाता है। इससे जो नीरज शिक्षा है उस पर काफी थोड़ा रोचकता आती होगी, क्योंकि जो कक्षा की दीवारें हैं वो हमेशा कोरी रहती है, खाली रहती हैं। उनमें कुछ न कुछ लिखा होगा तो बच्चे की नजर जहाँ जहाँ जाएगी वहां से वो कुछ न कुछ सीखेगा। क्योंकि बच्चा पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, तो वो जरूर उसकी नजर शुरुआत के 8-10 दिन तो जब बच्चा उस कमरे में बैठता है ना तो उसका ध्यान तो वही होता है, दीवारों पे ही होता है, वही चीजें सारी देखता रहता है वो। उसके बाद जब रेगुलर बैठता है तो फिर धीरे धीरे वो फिर ग्राउंड पे आ जाता है। और मुझे सारा TLM उसी रूम में मिल जाता है। तो मैं छोटी कक्षाएं लगभग वहीं पे पढ़ाती हूँ। जो बड़ी 9th 10th की क्लास है उनको क्लासरूम में पढ़ाती हूँ। रुचिकर शिक्षा बनाने के लिए TLM निर्माण बहुत जरूरी है और रोचकता भी इसमें बनी रहती है। अब एक क्वेश्चन ये है मैडम कि आपने वो दौर भी देखा है जब सोशल मीडिया नहीं था, अब ये दौर भी देखा है जब सोशल मीडिया का दौर है, तो उस समय जो टीचर का लिंक डायरेक्ट बच्चे से होता था और किस स्कूल में क्या चल रहा है कुछ ऐसा पता नहीं होता था। तो कितना कैसा लगता है कि वो दौर ज़्यादा अच्छा था या आज का दौर अच्छा है, मतलब आपको क्या कहना चाहेंगे आपसे? हाँ सर, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये हम लोग कभी कभी अपने स्टाफ में आपस में चर्चा भी करते हैं जो पुराने लोग हैं कि बहुत लंबे समय तक सर ये मीडिया तो अभी कुछ ही वर्षों से चला जिससे हमको पता चलता है कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। यह तत्काल सुबह हमारे ग्रुप में डाल दिया जाता है, शाम तक हमको ये न्यूज डांट देनी है, ये करना है, ये काम करना है। और जबकि उसमें क्या होता था, महीने में केवल एक मीटिंग होती थी, ABSC मीटिंग लेते थे और इतने दूर दूर से टीचर आते थे, वहाँ पे ही उनको जितनी सूचनाएं दी जाती थी उसी के अनुसार टीचर अपने विद्यालय में काम करता था। बगल के विद्यालय में, अगले जिले में, अगले ब्लॉक में क्या काम हो रहा है उनको कोई जानकारी इसकी नहीं होती थी। कुछ ऐसी चीजें ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा सा उनको मिल पाती थी और बाकी उनका लिंक किसी से नहीं होता था और पूरा ध्यान बच्चे और टीचर का ही आपस में रहता था। अगर टीचर समर्पित भाव से काम करे तो काम करने के लिए बहुत आनंद आता था, मुझे तो ये लगता है। और दूर दराज में जब मैं देवसुना में काम करती थी तो हम लोग स्कूल के बाद भी फ्री होते थे, बच्चों को बुला के अपने पास बैठा के घर में भी उनको पढ़ाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज के दौर में जो शिक्षा है सर, कहीं कहीं पे तो मैं कहूँगी ये आज समय की मांग भी है, जरूरी भी है, लेकिन कहीं कहीं पे ये मेरे को बहुत ज़्यादा तनाव, बोझिलता, मेरे को लगता है कि हम अपने जो मूल पेशे हैं उससे ज़्यादा अन्य चीज़ों में ज़्यादा भटक गए हैं। डाकें हमारे ऊपर इतनी थोप दी जाती है, सुबह आदेश आता है शाम तक दो, कल तक दो, तत्काल दो,
तो जो मुख्य पेशा हमारा बच्चे के साथ होता है उससे हम लोग बहुत ही बिल्कुल। टेंशन में या दबाव में बने रहते हैं। हम्म, तो मेरे को लगता है कि अगर वो दौर भी अच्छा था, लेकिन समय के अनुसार अब हमको चलना है तो ये हमको सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मतलब आजकल बहुत सारे टीचर ऐसे काम करके उसमें डालते हैं तो एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, ऐसा? हाँ, ये भी मेरे को लगता है सर कि अच्छी बात है, क्योंकि ये अपनी अपनी नजरिया है, अपने अपने देखने का तरीका है। कौन शिक्षक क्या काम कर रहा है, अगर हमको वो कर रहा है और चुपचाप अपने तक ही सीमित रख रहा है तो फिर अन्य टीचरों को तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं भी डालती हूँ सर, मैं खुद भी डालती हूँ और मेरे साथ के बहुत सारे टीचरों का ये कहना भी है कि मैम हम आपका स्टेटस जरूर देखते हैं या आपका जो आप फेसबुक में डालती हैं वो हम जरूर देखते हैं, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि देखो नारायण नगर का बच्चा ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें मेरे को लगता है कि कुछ हद तक तो ठीक है। हम जो अपने विद्यालय में कर रहे हैं तो उसको अगर हम दिखाएं तो अन्य लोग भी उससे सीख सकते हैं। हो सकता है कोई हमसे अच्छा कर रहा हो तो वो अगर डालेगा तो उससे हम भी सीख सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को उसका फायदा मिल रहा है और बच्चे सीख रहे हैं या लोग सीख रहे हैं, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आज की श्रृंखला की इस खास कार्यक्रम में अंतिम सवाल मैम से हमारा ये है, सवाल क्या, एक संदेश आप हमारे शिक्षक समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अपनी तरफ से कि भाई कैसे काम किया जाए चुनौती भरे इस दौर में, जबकि आईसीटी का बड़ा चमत्कार इस बार अब हमको देखने को मिल रहा है कि जब तक हम अपडेटेड नहीं है तब तक शिक्षक को बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होने लग गया आज के ज़माने में। तो आपका संदेश में लास्ट में। हाँ सर, क्योंकि मेरा तो रिटायरमेंट भी नज़दीक है, काफ़ी हम लोगों ने सर्विस कर ली है। मैं नए शिक्षक भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि चुनौतियों से घबराना नहीं है। कुछ भी चुनौती हमारे सामने आ जाए हमको डट के मुकाबला करना चाहिए। अभी मैं अपने सामने ही एक चुनौती बताती हूँ। अभी इससे पहले जब मेरा विद्यालय अटल उत्कृष्ट बना, मैं सोशल साइंस से हिंदी में बड़े आराम से इतने सालों से पढ़ा रही थी, बहुत अच्छे नोट्स थे, मुझे कोई टेंशन भी नहीं था। जी। अचानक हमारे ऊपर थोप दिया गया है कि इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ाना मीडियम है, और वो भी सोशल साइंस। जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। एक बार तो मैं इतना होपलेस हो गई थी कि मैं सर से सीधे कहने लगी कि सर मैं तो ट्रांसफर करती तुझसे विद्यालय में चले जाती हूँ, क्योंकि जो फ्लो हमारा इतने वर्षों से हिंदी में पढ़ाने में जो हम पढ़ा रहे हैं अपने तरीके से, वो इंग्लिश में हम भले ही कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा था उतना ना। लेकिन फर्स्ट साल मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी जैसी महसूस होने लगी, एक इतना ज़्यादा दबाव हो गया था मेरे ऊपर। लेकिन मैंने कोशिश की, कुछ प्राइवेट स्कूलों से, कुछ और स्कूलों से कापियाँ नोट्स लिए, कुछ मैंने गाइड वगैरह खरीदी, थोड़ा सोशल मीडिया से भी, यूट्यूब वगैरह से सर्च करके नोट्स बनाए। सबसे पहले 9th और 10th के, पिछले साल 9th था मेरे पास, इस बार 10th भी हो गया है। तो अभी जब बोर्ड परीक्षा ड्यूटी थी तो उस दौरान मैंने वो सारे नोट्स बनाए इंग्लिश में, तो अब मुझे वो सरल लग रहा है, अब कुछ कठिन नहीं लग रहा है। मैं सोचती थी यही चीज शायद 2-4 साल पहले होती तो शायद कुछ और अच्छा सीखने को मिलता मुझे। तो इसीलिए मैं और शिक्षक भाई बहनों से भी ये कहना चाहूंगी कि कोई भी चुनौती आती है तो एकदम घबराना नहीं है, डट के मुकाबला कीजिए। अपडेट तो रहना ही पड़ेगा आज के समय में, अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे शिक्षा की तो क्या होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।